Good afternoon, student of MSW, MA, and other student, those who are aspirant of IAS or any other competitive examination. As per your request, I am making this video which is in English. हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा करेगा और जहाँ टेक्निकल टर्म्स आएंगे आई विल ट्राई टू यूज़ इंग्लिश वर्ड. सो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स बहुत यूज़फुल है सोशल रिसर्च में. और अगर हम सोशल रिसर्च से स्टैटिस्टिक्स को माइनस करते हैं तो सोशल रिसर्च केवल क्वालिटेटिव रिसर्च होकर रह जाती है, केवल गुणात्मक अध्ययन हो जाती है, जिसे हम एम्पेरिकल स्टडीज़ की कैटेगरी में नहीं रख सकते. इसलिए अगर छोटे छोटे से स्टैटिस्टिक्स के टूल्स लाइक मीन, मॉड, मीडियम या और दूसरे कोरिलेशन या फिर काई स्क्वायर, टी टेस्ट आदि हम इस्तेमाल करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के यही टेस्ट हमारे लिए बून बन जाते हैं और हम अपनी स्टडी को, अपनी रिसर्च को एक एम्पेरिकल स्टडी के तौर पे स्टैब्लिश कर सकते हैं. फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि सोशियोलॉजी या MSW दोनों ही में रिसर्च सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. रिसर्च अगर नहीं है तो आपका नॉलेज थ्योरी से प्रैक्टिकल फील्ड में आने से रह जाएगा. आप अगर रिसर्च करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे अगर आपने फैमिली एंड सोसाइटी पर बहुत पढ़ रखा है लेकिन आप फैमिली से रिलेटेड कोई चेंज देख रहे हैं, लाइक लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप के क्या फैक्ट हैं, क्या इम्पैक्ट है, how it is beneficial for individual person, and what is the legal consequence of this, and how it is affect our young person psychologically, and suppose if it will not work, किस तरीके से वो टूट जाते हैं और किस तरीके से ये हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रही है. हर नई चीज़ अच्छी नहीं है और इसको जानने के लिए ये बात हमने कह दी, सिद्धांत में कह दी, लेकिन अगर इसे हमें प्रूव करना है तो वी हैव टू इस्टेब्लिश दिस थिंग, दिस फैक्ट थ्रू रिसर्च. और उस रिसर्च को फैक्चुअल वे में इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे लिए ज़रूरत है कि हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करें. तो फ्रेंड्स, चाहे फैमिली एंड सोसाइटी हो, चाहे फ्लड से अफेक्टेड लोगों का एक सोशलॉजिकल स्टडी हो, चाहे क्राइम से रिलेटेड कोई स्टडी हो, चाहे विक्टिमोलॉजी हो, चाहे प्रिजन मैनेजमेंट हो, चाहे जेंडर स्टडी हो, चाहे आपका और कोई सब्जेक्ट हो, या फिर सपोज़ आप किसी NGO के लिए वर्क कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपके लिए रिसर्च का नॉलेज होना और उस रिसर्च के नॉलेज के साथ स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. फ्रेंड्स, एक रिव्यू के दौरान 1 मिनट में मैं अपने लास्ट लेक्चर की बात भी कंप्लीट करना चाहूँगी कि मैंने आपको बताया था कि हम आज स्टैटिस्टिक्स मैन्युअली नहीं कर रहे. आप SPSS देखेंगे या मैट लैब करके देखेंगे, ये बड़े सॉफ्टवेयर हैं, IBM वगैरह से बनाए गए हैं. यहाँ स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे आपको मिलेगा. लेकिन उसके पहले अगर हम लोग एक सिंपल से मीन, मॉड, मीडियम, स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसका यूज़ क्या है, कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जान लें तो निश्चित रूप से हमें स्टैटिस्टिक्स और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करने में सुविधा भी होगी और हम कमांडेबल पोजीशन में इसका उपयोग सोशियोलॉजी की रिसर्च या MSW रिसर्च या और किसी रिसर्च में कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, कल मैंने स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेनिफिट आपको बताना चाहे थे, उसमें चूँकि टाइम कम था इसलिए मैं आपको 2 ही पॉइंट बता पाई थी कि इस स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से तुलना की जा सकती है. कौन सा वर्ग, कौन सी क्लास लोअर लेवल पे जा रही है, कौन सी क्लास हायर लेवल पे जा रही है. हायर लेवल मीन्स नॉट फाइनेंशियली हायर, हायर मीन्स किसी की फ्रीक्वेंसी क्या है,
एज की फ्रीक्वेंसी क्या है, एजुकेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, या किसी चीज़ की आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति क्या है, उसको जानने के लिए ज़रूरी है कि हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करें। उदाहरण के लिए हमने एक सिंपल शीट ली और सिंपल शीट में लिखना शुरू कर दिया, डेटा कलेक्ट किया। मान लीजिए किसी सैम्पल ग्रुप में, सैम्पलिंग हम अलग से पढ़ेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज सैम्पलिंग एंड हाउ वी कैन यूज दिस सैम्पलिंग इन रिसर्च मेथड। तो जब हम सैंपल ले लेते हैं, सैंपल को जानने के लिए रेडी रेफरेंस के लिए मैं इतना बता दूं कि सैम्पलिंग का मतलब होता है सेलेक्टेड पर्सन फ्रॉम दोज वी विल कलेक्ट आर डेटा रिलेटेड आर रिक्वायर्ड डेटा। तो सपोज हमने कोरोना के इफेक्ट को जानने के लिए या वैक्सीनेशन स्टेटस को जानने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया लिया, उसके 100 लोगों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने की भी कई मेथड होती हैं, वो हम सैम्पलिंग में पढ़ेंगे। तो उनको हमने लिया और उन्हें लेकर हमने उनसे पूछना शुरू किया। एक ये काम या तो हम अपने किसी डिजिटल इक्विपमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं या सिंपल पेन कॉपी से भी कर सकते हैं। हमने शुरू किया एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज, क्वालिफिकेशन, एज ग्रुप, आपका इनकम ग्रुप, कास्ट, लोकेलिटी, ये सारी चीज़ें ले ली। अब इसमें लेने के बाद ऐसे एक एक करके हमने 100 लोगों का ले लिया। अब 100 लोगों का लेने के बाद जब इन चीज़ों को आप टेबुलेट करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। टेबुलेशन भी एक विधि होती है स्टैटिस्टिक्स की, जो ये बताएगी इन्हीं छोटे से आंकड़ों में, दिखने में देखिए संख्या का यूज़ यहाँ हो रहा है और छोटी सी चीज़ से हम कंपेयर कर पाएंगे कि अर्बन लोगों में ये कितना फैल रहा है, कितना वैक्सीनेशन हुआ है, रूरल एरिया में इनहेबिटेंसी में रहने वाले लोगों के लिए कितना फैल रहा है, इसके या कितना वैक्सीनेशन हुआ है, और इसी के साथ एज ग्रुप क्या है, इनकम ग्रुप क्या है, किसके लिए अवेलेबिलिटी हो रही है, किसके लिए अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही, या फिर कितने लोग इसके लिए अवेयर हैं। ये सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन हमको एक सिंपल शीट के माध्यम से मिलेगी। इन तमाम शीट के माध्यम से हम उन चीज़ों को निकाल लेंगे, आंकड़े निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टैटिस्टिक्स जैसा कोई स्पेशल फॉर्मूला हमने नहीं लगाया, लेकिन जब एज सबकी काउंट करी तो हमको दिख जाएगा कि 18 प्लस के लोगों का कितना हुआ है, 18 to 45 प्लस लोगों का कितना हुआ है, इसके बाद 45 प्लस लोगों का कितना वैक्सीनेशन हुआ है। फिर हम उसमें एक कंपैरिजन कर लेंगे कि इतने प्रतिशत लोग, सपोज इस समय 60 प्लस या 45 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, तो बट ऑब्वियस इस समय आएगा, तो इस समय अगर हम कुछ लेंगे तो हमारे डेटा बायस आ सकते हैं। लेकिन जब उनके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी और फिर हम कोई रिसर्च करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सामने एक फेयर डेटा आएगा, जिससे कि हम बहुत अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकेंगे कि किस ग्रुप का वैक्सीनेशन कितना हुआ है, वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो रूरल हैं, अर्बन हैं, वो कास्ट वाइज क्या उनका सिस्टम है, इनकम ग्रुप वाइज उनका क्या स्टेटस है, और एजुकेशन वाइज उनका क्या स्टेटस है। तो ये कमाल होता है कि हम स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से कंपेयर करते हैं। और यही अगर हमने मीन लगा दिया, जो मैं आने वाले क्लासों में आपको बताऊंगी कि मीन कितने प्रकार के होते हैं, कितनी श्रेणियाँ हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के फ़ायदों की, और उन फ़ायदों में ये फ़ायदा है कि हम इन स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से इन संख्याओं को लेकर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा, कोरिलेशन। अब कोरिलेशन के लिए हमें अलग से डेटा इकट्ठा नहीं करना है, इन्हीं आंकड़ों में हम देखेंगे कि एक ट्रेंड सामने आ जाएगा। 100 लोगों में से कितने गांव के हैं, कितने शहर के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने कम पढ़े लिखे हैं। तो एक ट्रेंड ये निकाल सकते हैं आप
ये अपनी जैसे जैसे हम रिसर्च पढ़ते जाते हैं हम लोगों को क्यूरियोसिटी होती है और हमारी रिसर्च इंस्टिंक्ट जागने लगती है। तो हम देखेंगे कि इस 100 लोगों में सब एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं, रूरल है या अर्बन प्लेस के हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम एक कोरिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। इवन दो स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन का भी एक फॉर्मूला है जो हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे। कोरिलेशन निकालने के लिए आपको वो फॉर्मूला फिट करना है दो चीज़ों का कि वैक्सीनेशन स्टेटस एंड एजुकेशन, वैक्सीनेशन स्टेटस एंड इनकम ग्रुप। तो इनसे हमें ये पता चलेगा कि क्या किसी वेरिएबल पर, जैसे कि वैक्सीनेशन स्टेटस एक वेरिएबल हो गया, अब इस वेरिएबल पर क्या किसी पर्टिकुलर कारक का, एलिमेंट का असर है, यानी एजुकेशन का असर है, एज का असर है, या किसी आर्थिक समूह का कोई इसमें बाहुल्य है जो कि वो लोग ज़्यादा करवा रहे हैं और जिनके पास पैसा कम है या जिनकी पहुंच नहीं है या जो अप्रोच नहीं कर पा रहे या अपनी लाइफ स्टाइल के प्रेशर में उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे या सपोज अवेयरनेस कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या वो वैक्सीनेशन कम करवा रहे हैं, ये कंपैरिजन हम कर सकेंगे। तो जैसा मैंने एक एग्जांपल कोट किया वैक्सीनेशन स्टेटस का, सेम तरीके से हम किसी भी फैक्ट का, जैसे कि क्राइम का, विक्टिमोलॉजी का, या फिर रेप केसेस का, या फिर रेप विक्टिम का, या अक्यूज्ड का, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स and so many topics which I can't explain and I can't give a perfect list. This is up to you that what is your research subject. So my dear, I can say only one thing कि स्टैटिस्टिक्स से हम बहुत अच्छे तरीके से अपना कोरिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात ये है कि रिसर्चर सब समझ रहा है लेकिन उस चीज़ को दूसरे को समझाना उसके लिए मुश्किल होता है। वो समझाना इसके माध्यम से किया जा सकता है। किसके माध्यम से? स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके हम उसको बता सकते हैं। व्यक्तिगत ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि। स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये कि खुद के नॉलेज में भी, खुद के मीन्स रिसर्चर जो रिसर्च करता है उसके नॉलेज में भी अच्छी खासी वृद्धि हो रही है। आज हम कैसे जान पा रहे हैं, और कहीं मत जाइए, आज हम कैसे जानते हैं कि कोरोना फिर से फैल रहा है, कैसे फर्स्ट वेव आई है, कब सेकंड वेव आई। अभी मार्च तक हमारे पास, जनवरी फरवरी तक, मार्च लास्ट तक हमारे पास केसेस, नंबर ऑफ केसेस कम थे, इसलिए हमने कहा कि कोरोना कम हो गया, इसका इफ़ेक्ट कम हो गया। सडनली न्यूली अफेक्टेड लोगों का नंबर बढ़ने लगा तो हमने ये बताना शुरू कर दिया। फिर हमने ये देखा कि किस राज्य से कहाँ आ रहे हैं। तो डेटा और स्टैटिस्टिक्स समझने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पेपर, न्यूज़पेपर हमें बता देंगे, ग्राफ बता देंगे कि किस तरीके से कहाँ कितना असर है और किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे लिए मीन्स कि जो भी रिसर्च कर रहा है, जो भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना दखल रखना चाहता है या रिसर्च करना चाहता है, उसके लिए जान लेगा वो कि क्या हमारे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, हमारे रिव्यू क्या कहते हैं। सपोज़ आप किसी ऐसे सब्जेक्ट पर रिसर्च करने जा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, दैट इज़ वेल नोन फैक्ट, देन why you will waste your time? रिसर्च हमेशा वो होना चाहिए जो प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम हो। तो ये आंकड़े हमें कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को भी अपडेट करते हैं। इसलिए जनरली पीएचडी करने के लिए, या आप लोग जब डिसर्टेशन लिखते हैं या आप लोग कोई असाइनमेंट बनाते हैं तो मनगढ़ंत कोई भी सब्जेक्ट उठा लेते हैं, वो मत करिए। आप थोड़ा रिव्यू ऑफ लिटरेचर करिए, देखिए कि आपके पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट आपको कैची लगता है जिस पे आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड वेलफेयर पर काम कर रहे हैं आप, तो क्राइम रेट कौन से स्टेट में ज़्यादा है और कौन से स्टेट में कम है,
उसको देखिए और वहाँ पर जब आप बात करने जाएंगे तो आप बात किस ग्राउंड पे करेंगे? ये स्टैटिस्टिक्स देखकर ही आप बात कर पाएंगे और आप जान पाएंगे कि कहाँ किसका ग्राफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने क्राइम अगेंस्ट वीमेन पर रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि उसकी एक अथेंटिक बॉडी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट क्या कहती है, कौन से स्टेट में कहाँ कितना है, कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है और कब से वो ट्रेंड चल रहा है। तो रिसर्च टॉपिक, असली रिसर्च वो है कि हम अपना टॉपिक चूज़ करने के पहले भी अच्छे तरीके से रिसर्च करें और उसके लिए भी हमको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है नीति निर्माण में पथ प्रदर्शन या गाइडेंस फॉर द पॉलिसी फॉर्मेशन। अगर गवर्नमेंट कहीं से कोई पॉलिसी बनाती है, आज जितनी भी पॉलिसी बन रही हैं, आपको लगता है कि ये सब मनगढ़ंत होती हैं? अगर मनगढ़ंत पॉलिसी होंगी, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पहले प्लानिंग कमीशन था, अभी दूसरा कमीशन है। ये कमीशन ही ये डिसाइड करता है कि सोशल वेलफेयर की पॉलिसी क्या होंगी। ये पॉलिसी कहाँ से आती है? ये पॉलिसी डिसाइड करने के लिए रिसर्च बहुत काम करती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप रिसर्च बहुत ज़्यादा करिए, जिससे कि पता नहीं कब कौन सी रिसर्च आपकी समाज के लिए इतनी काम आ जाए कि वो ऐसी पथ प्रदर्शक बन जाए, ऐसी पॉलिसी बना जाए जो कि आपको न केवल सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी, समाज के डायरेक्शन को भी चेंज कर देगी। आज जो महिलाओं की स्थिति है, जो उनके पास राइट्स हैं, आज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, ये कहाँ से आया? ये सब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रिसर्चर्स के कंट्रीब्यूशन से, पॉलिसी निर्माण करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर ने उसके बारे में सोचा, समझा, जाना, तब कहीं जाकर ये सारे कंक्लूजन सामने आए हैं। तो इसका रिसर्च और रिसर्च में ख़ास तौर पे स्टैटिस्टिक्स का काम जो होता है वो किसी भी रिसर्च को दिशा देने का होता है। तो नेक्स्ट फ़ायदा हम देखें कि भविष्य निर्माण के लिए या प्रिडिक्शन के लिए, फ्यूचर फोरकास्ट के लिए भी स्टैटिस्टिक्स बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि अब सब लोग हमें कह रहे हैं, अब आप पेपर देखिए, अब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद लोग कहने लगते हैं अब लहर कम हो रही है, कोरोना सेकंड वेव कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हम देख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स डाउन जाने लगे हैं, तब हम देख रहे हैं कि उससे हम प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। ऑन एंड एवरेज पहले क्या हुआ था, क्यों आप आज की न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें वायरोलॉजिस्ट, फेमस वायरोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसकी थर्ड वेव भी आएगी तो वो उतनी ज़्यादा फैटल नहीं होगी जितनी कि ये वेव थी, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। वैक्सीनेशन कितनों का हो रहा है? कंटिन्यू ये बात चलती चली जा रही है, सामने आती जा रही है, फैक्ट सामने आते जा रहे हैं। और इस फैक्चुअल फैक्ट की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि भविष्य के प्रिडिक्शन के लिए, फ्यूचर फोरकास्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके साथ ही सिद्धांतों और उपकल्पना, हाइपोथेसिस एंड थ्योरी फॉर्मेशन के लिए भी स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च तो है ही, लेकिन उसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज़ भी कहीं ना कहीं सिद्धांतों का निर्माण करता है। जब तक किसी फैक्ट को हम इस्टेब्लिश नहीं करेंगे या प्रूव नहीं करेंगे, तब तक हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई बात सच है या झूठ है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसमें वो चीज़ें सामने दिखती हैं कि ये हुआ, जैसे ऑक्सीजन लेवल वगैरह, या कोई केमिकल कंपाउंड ले लीजिए, या कोई जोग्राफिकल सिचुएशन ले लीजिए, वो हमें दिखाई देती है तो हम घटना बता सकते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली अगस्त कॉम्टे और दुर्खिम ने भी इस बात पर बहुत दिया था। दुर्खिम ने फैक्ट बनाया था, फैक्ट की थ्योरी बनाई थी,
और अगस्त काम्टे ने इसको सोशल साइंस बनाने पर जोर दिया था। उन्होंने इसी बात के लिए जोर दिया था कि सोशल साइंटिस्ट अगर अपनी कोई बात कह सकता है और फैक्टफुली कह सकता है और साइंटिफिकली मेटिकुलसली कह सकता है, तो वो तभी कह सकता है जबकि हम उसको मेटिकुलस वे में, यानी सोशियोलॉजी या सोशल वर्क को मेटिकुलस वे में यूज़ करें। और उसे यूज़ करने के लिए जब हम करेंगे तो हम अपने सिद्धांतों को फैक्ट साइंटिफिकली प्रूव कर सकेंगे। कुछ टेस्ट से, कुछ बनाए हुए हमारे उपकरण हैं उनके माध्यम से वो विश्वसनीय होंगे, वो गलत भी हो सकते हैं। इट डजेंट मीन कि इसीलिए एक chi-square टेस्ट होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी भी रखी जाती है, एक प्रोबेबल नंबर रखा जाता है कि इतने पे अगर कोई एरर आता है इतने % पे, तो उसको हम नल एंड वाइड मानेंगे, यानी कि 100 में से 95 भी अगर सही कोई बात हो रही है। जैसे हमने कहा इस इलाके में बहुत फैला हुआ है, ये बात कैसे प्रूव होती? इस इलाके में कोरोना बहुत फैला हुआ है, और जब उस इलाके के लोगों का सर्वेक्षण हुआ और सर्वेक्षण में देखा कि वास्तव में यहाँ 2000 हाउसेज या फैमिलीज रिसाइड कर रही हैं और 2000 में से करीब करीब 1800 फैमिलीज विक्टिमाइज हुई हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि रियली यहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये स्टैटिस्टिक्स ही है जो हमें प्रिडिक्शन करने के लिए फ़ायदा देता है। यहाँ ये सिद्धांत ये बनाएगा कि ये कौन सा इलाका है, क्या फैक्टर काम कर रहे हैं, क्यों यहाँ फैला हुआ है, तो हमारे नीति निर्धारकों को फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए फ़ायदा देगा। वो उसके लिए पॉलिसी बनाएंगे और अल्टीमेट एम जो रिसर्च का है सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन वेलफेयर, उसके लिए वो काम कर सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर दिस। कल हम लोग बात करेंगे सांख्यिकीय सीमाओं की कि क्या सीमाएं हैं, और इसके साथ ही सीरिएशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप सब लोग पढ़िए इसको और अपडेट रहिए, ताकि जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है उसको और अच्छे तरीके से आप समझ सकें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप ज़रूर मुझे अपने क्वेश्चंस भेजिए, तो मैं उसको फिर से रिपीट कर सकूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू।